हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए जो है धीरे धीरे एक शुरुआत करते हैं अपने एक विजन की कि यूपीपीसीएस की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए कुछ काम करने की। और आज के काम में है, देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2019 जो 20 अप्रैल को होना है, क्रैश कोर्स टाइप का, यानी कुछ कुछ क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग। इतने कम टाइम में इसके अलावा और कुछ कराया भी नहीं जा सकता, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन की। आज जीएस पेपर 1 आज का टॉपिक होगा 18वीं सदी का भारत। देख सकते हैं आप, यानी आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है 18th सेंचुरी का भारत, 18वीं सदी का भारत पार्ट 1। देख सकते हैं जीएस पेपर 1। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देख सकते हैं मैं एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, आईएएस का इंटरव्यू मैंने दिया। एडिटर इन चीफ अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन, डायरेक्टर रेनाउंड आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुखर्जी नगर। इसके अलावा मैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट के रूप में मैं काम कर रहा हूं और 20 इयर्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स एज अ एस्पिरेंट एंड 10 इयर्स एज अ मेंटोर। इसके अलावा मैं एजुकेटर हूं ऑन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, एक और चैनल है हमारा जो यूपीएससी मतलब आईएएस के लिए जो है कार्य करता है, और उसमें मैं सुबह 8 बजे द हिंदू पढ़ाता हूं और इसके अलावा कई और विषय भी पढ़ाता हूं, याद रखिएगा। और इसके साथ ही हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के आप हमारे साथ है, यानी कि ऑनलाइन कोचिंग का पूरा सिस्टम जो हमारा है उसमें आप हमारे साथ जुड़ करके, और अगर आप एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड बाइलिंगुअल कोर्स करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा वो, बाइलिंगुअल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं। और रजिस्टर कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। इसके बाद उसमें कैटेगरी आएगी यूपीपीएससी, कैटेगरी में आपको जाना है और आपको एडमिशन लेना है। 24 मंथ्स की फीस 7560, 12 मंथ की 6300। एसके लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है। ये मेरा कोड है, रेफरल कोड है, याद रखिएगा। ये आपको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। और जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, जैसे तो होली के बाद आपका कोर्स स्टार्ट होगा, क्योंकि इस बीच मैं यूपीएससी वाले पैटर्न में काफी बिजी हुई, इंडिया वगैरह कराना है। तो अब होली के तुरंत बाद आपके जो लेक्चर्स हैं वो, यानी एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड जो मॉड्यूल कोर्स है, जो मैं आपको इसी हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ कराने वाला हूं, तो वो आपको मैं उस टाइम पे कराऊंगा, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, यहां से चीजों को स्टार्ट करते। कौन कौन कनेक्ट हो गया भाई? कौन कौन कनेक्ट है? कोई स्वरूप यादव, रीता, महावीर, सुप्रिया, पीयूष। हाँ, बढ़ाएंगे बेटे, टाइम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा यूपीएससी पर फोकस ज्यादा, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, सीधे सीधे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अभी सारा बढ़ाएंगे, याद रखिएगा। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके यूपी पे काम करने की इच्छा के तहत आया हूं, लेकिन ठीक है ना, कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, धीरे धीरे उसमें थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए तो टाइम बढ़ा दिया जाएगा। अभी थोड़ा आईएएस प्रीलिम्स पर फोकस, मेंस पर, ठीक है ना, तो उसके कारण से थोड़ा सा। तो चलिए जीएस पेपर 1 18वीं सदी का भारत, बिल्कुल टाइम बढ़ाएंगे, सब बढ़ाएंगे। आप लोग बस बने रहिए, विश्वास बनाए रखिए। अभी शुरुआत है, थोड़ा मुझे भी एक हल्का सा यूपी का थोड़ा पैटर्न समझने में, यानी ये मेंस का पैटर्न तो मेरे हाथ में है, इसको तो समझना ही नहीं है और ना ही इसके बारे में कुछ विचार करना है। इस पर तो आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी कराने वाला हूं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य चीजें हैं, जैसे आर्ट एंड मतलब जो यूपी का स्पेशल है, और कुछ यूपी के एग्जाम्पल्स वगैरह पे काम कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम आईएएस की तैयारी करते हैं, तो आईएएस में पूरा नेशनल एग्जाम्पल आता है कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, आंध्रा में क्या हो रहा है, सभी जगह क्या हो रहा है। यूपी वाले में मैं इस समय काम कर रहा हूं कि यूपी के कुछ विशेष एग्जाम्पल, यानी अगर मैं एथिक्स भी पढ़ाऊं तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में, अगर मान लीजिए मेडिकल चिकित्सा यानी चिकित्सीय नैतिकता पर लिखना है एथिक्स में, मेडिकल एथिक्स पर, तो मेडिकल एथिक्स के एग्जांपल यूपी के ही हॉस्पिटल्स का लूं, कुछ उस प्लान में हूं। अगर इकोनॉमिक्स में अगर हमें पढ़ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार, अगर ये यूनिट जो आपकी लगी है, या एलपीजी लिखी मतलब है
भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो यूपी के एग्जाम्पल्स अगर हम यूज करें, क्योंकि हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम यूपी के एग्जाम्पल्स यूज करें तो शायद उसका कुछ इंपैक्ट और पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये जो यूपी पीसीएस की तैयारी है उसको थोड़ा आईएएस के पैटर्न पर ढालने के लिए काम कर रहा हूं, और जल्दी ही आपको दिखाई भी देगा, याद रखिएगा। क्योंकि मैं आता हूं तो फुल मतलब एक पैकेज के साथ आता हूं, ऐसे नहीं कि आकर के कुछ भी बता करके वो चले गए। तो पूरा एक सिस्टम बना रहा हूं और मजा आएगा भी। आप देखेंगे बड़े बड़े डायग्राम्स, पावर पॉइंट्स, ये सब आपको दिखेंगे, और आज का भी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कम से कम आपको 3 क्वेश्चन आंसर अभी फॉर्मेट कराऊंगा, बिल्कुल पावर पॉइंट में एकदम कसा हुआ। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, हमने ये पार्ट कर लिया था। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, ये पार्ट अपना खत्म हुआ था, याद रखिएगा। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस करा दी थी। अब आज हम लोग बातचीत करेंगे, याद रखिएगा, मॉडर्न इंडिया 18वीं सेंचुरी पर। आपने देखा यानी 18वीं सदी का भारत, मॉडर्न इंडिया का यानी कल्चर वाले पार्ट के बाद जो सिलेबस है, तो 18वीं सेंचुरी का भारत। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न बने, जैसे मान लीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ही करा पाएंगे भी ये क्रैश कोर्स में, तो जैसे मान लीजिए आपसे जो चाबी डुप्ले दक्षिण में ढूंढ रहा था उसे क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ लिया, चर्चा कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं यानी कि चाबी, यानी एक ऐसी चाबी किस चीज की चाबी? 18वीं सदी के मध्य के भारत में, जो मतलब जो आपका जहां से मॉडर्न इंडिया आपका सिलेबस यानी यूनिट 2 यूपीपीसीएस की आप चेक करेंगे तो यहीं से स्टार्ट हो रही। तो यानी प्लासी, बक्सर, यानी ये आपको पढ़ना, मुगलों का पतन, इस यूनिट में ये सारी चीजें हैं। फिर इसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव वगैरह के बारे में, डुप्ले के बारे में, इन सब के बारे में। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो चाबी डुप्ले दक्षिण में ढूंढ रहा था उसे क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ लिया, चर्चा कीजिए। तो यानी कि चाबी डुप्ले दक्षिण में ढूंढ रहा था, किस चीज की चाबी? यानी हिंदुस्तान पर शासन करने की चाबी, यानी कि कुछ ऐसी चीज पा जाना, कुछ ऐसा बेस बना लेना, यानी कुछ ऐसी चीज पा जाना, कुछ ऐसा बेस बना लेना जिस बेस के ऊपर चल करके, यानी जिस बेस के ऊपर चल करके आपको क्या करना है, जिस बेस के ऊपर चल करके आपको एक दिन साम्राज्य की स्थापना करना है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन की स्थापना करी। तो याद रखिएगा ये उसी चाबी की, उसी की बातचीत हो रही है। तो आइए चलते हैं। चाबी अगर आप देखें तो चाबी का मतलब क्या है, यानी चाबी क्या है? ये की। तो चाबी क्या है? बंगाल, क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ लिया, चर्चा कीजिए। तो बंगाल में चाबी कैसे थी? ये बंगाल यानी कि तत्कालीन बंगाल, और ये चाबी। तो क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय, अब आपको ये एग्जाम में, यानी आपको एग्जाम में पहले अपना आंसर मैंने पहले फ्लो चार्ट से स्टार्ट करना है। क्या करना है? आपको फ्लो चार्ट से ही स्टार्ट कर देना है। जितना ज्यादा फ्लो चार्ट बनाएंगे, जितना ज्यादा माइंड मैप बनाएंगे, जितना ज्यादा आप मैप्स बनाएंगे यानी इंडिया का, तो उसी हिसाब से आपको नंबर भी मिलेगा। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग मेरा लंबा एक्सपीरियंस है दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो उसी बिहाफ पे आपको कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, नंबर उन्हीं को मिले हैं। तो वही एक्सपेरिमेंट मैं यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और धीरे धीरे हम लोग उसको बेहतर ढंग से कर भी लेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक अवस्थिति क्या है? भौगोलिक अवस्थिति, किसी ने प्रश्न पूछा है कि सर यातायात नैतिकता के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल भाई, यातायात नैतिकता का मतलब क्या है? कि यातायात नैतिकता का मतलब हुआ कि भाई सभी लोग, यानी सबसे पहले आप क्या करें, आप जो सिग्नल्स है उनका प्रयोग करें। मान लीजिए सिग्नल खराब है तो स्वाभाविक है आपस में ही कोई एक व्यक्ति उतर जाए, और वह मतलब जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए वो खुद चौराहे पर खड़े होकर के और जो सिग्नल है उसका काम करे। यानी कि व्यक्ति, भाई क्या है, अगर कोई संकट है तो मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है ना कि आप भाई अगर कोई सिस्टम हो गया तो आप राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो जाइए, आप करिए। यही यातायात नैतिकता है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। यानी बंगाल, तो बंगाल क्यों महत्वपूर्ण था? पहला था इसकी भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति क्या थी? तो ये आप देखेंगे बंदरगाह आधारित शहर था। बंदरगाह यानी कलकत्ता का बंदरगाह। तो जब बंदरगाह था कलकत्ता का,
तो स्वाभाविक है। और ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन को समुद्रों की रानी कहा जाता था, क्वीन ऑफ मरीन। तो स्वाभाविक है बंदरगाह अगर उनके लिए था और उन्हें क्वीन ऑफ मरीन कहा जाता था, तो इसका मतलब था कि रणनीतिक दृष्टि से इनके लिए ज्यादा अच्छा था। क्लियर? रणनीतिक दृष्टि से तो स्वाभाविक है। और ऐसा क्लाइव के पास दक्षिण में कर्नाटक में कुछ भी नहीं था। दूसरा क्या था? मुगल काल में, या मुगल काल का ऐसे कह लीजिए, मुगल काल का सबसे समृद्ध एवं बड़ा क्षेत्र था। इसका मतलब था यहां आर्थिक मजबूती यानी यहां क्या था? राजस्व अधिशेष था, राजस्व प्लस की स्थिति थी। इसके अलावा जनसांख्यिकीय संरचना यहां की कैसी थी? यानी यहां पर जनसंख्या ज्यादा थी और श्रम सस्ता था। और जब जनसंख्या थी तो एक लाभ हुआ, सस्ता श्रम मिला। दूसरा यानी जो पैदा करो उसको बेचने के लिए बाजार भी मिला। तो दोनों चीजें मिली, एक पंथ दो काज। फिर इसके बाद परिवहन की दृष्टि से बेहतर था। फिर इसके बाद इस क्षेत्र की विशिष्टता कृषि, व्यापार, वाणिज्य और शिल्प तकनीकी की दृष्टि से तत्कालीन सभी मुगल कालीन मतलब राज्यों से ज्यादा बेहतर थी। और इसके अलावा अंत में अनुकूल राजनीतिक स्थिति थी। अनुकूल राजनीतिक स्थिति थी यानी क्या था? षड्यंत्र था। यानी सिराजुद्दौला जब शासक बना तो ऐसी पर वहां पर उसकी ताकत को मतलब जो है उसके प्रतिस्पर्धी, उसके अनेकों प्रतिस्पर्धी खड़े हो गए जो उसकी ताकत के सामने अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर रहे थे। तो स्वाभाविक है यानी यही था। यानी क्लाइव ने बंगाल में जो ढूंढा, ये चाबी डुप्ले में ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए उसने यहां पर ढूंढ लिया। याद रखिएगा। फिर देखिए डुप्ले का परिचय। फ्रांस का महान सेनानायक और राजनीतिज्ञ था जो भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर था। क्या था? फ्रांस का महान सेनानायक और राजनीतिज्ञ जो भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर था। उद्देश्य और नीति उसकी क्या थी? व्यापार संबंधी नीति, राज्य की नीति, भारतीय शक्तियों में हस्तक्षेप की नीति, अंग्रेजी शक्तियों का दमन, भारतीय सेनाओं को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित कर उपयोग करने की नीति। तो ये सारी चीजें थी। क्लियर है? तो पहले वाले पार्ट का आपके पास हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद डुप्ले के बारे में यानी डुप्ले की पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डुप्ले की पॉलिसी के बारे में ये इसलिए इस टाइप से बताया जा रहा है क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट अगर पता रहे तो एक आइडिया लग जाता है कि हमको एक आंसर अच्छा कैसे लिखना चाहिए। ठीक है? तो दूसरी चीज क्या है? फ्रांस का महान सेनानायक और राजनीतिक जो भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर। अब देखिए फिर फ्लो चार्ट में चीजों को आपने प्रस्तुत कर दिया। फ्लो चार्ट में क्या? जैसे व्यापार संबंधी नीति क्या थी डुप्ले की, यह इसकी राज व्यवस्था क्या थी, भारतीय शक्तियों में हस्तक्षेप, अंग्रेजी शक्तियों का दमन। तो ये सारी चीजें यानी डुप्ले पर अगर कोई प्रश्न आए तो आपको ये लिखना है। अगर बंगाल पे कोई प्रश्न आए तो आपको ये लिखना है, याद रखिएगा। अब देखिए व्यापार संबंधी नीति, तो एक एक चीज को डिफाइन, व्यापार संबंधी नीति क्या थी? तो प्रारंभिक सोच व्यापार की थी, परंतु अंग्रेजों के समक्ष अपने प्रतिस्पर्धी अपने को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सक्षम ना पाकर उसने व्यापार के स्थान पर साम्राज्य विस्तार, यानी समय के हिसाब से पॉलिसी उसने चेंज किया। उसे पता लग गया, क्लियर है, कि अब वो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी क्योंकि वो अंग्रेजों के समक्ष व्यापार में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। राज्य नीति क्या थी? डुप्ले एक महान प्रशासक और कूटनीतिज्ञ था। अपने इसी गुण के कारण उसने भारत में साम्राज्य की स्थापना की, राजनीति अपनाई और इसके लिए उसने कंपनी की रक्षा, ये याद रखिएगा, उसने कंपनी की रक्षा सेना की योजना बताई। भारतीय शक्तियों में हस्तक्षेप की नीति, तो भारतीय शक्तियों में हस्तक्षेप की नीति क्या है? इसके द्वारा वह भारतीय राजाओं के झगड़े में हस्तक्षेप कर उनमें से शक्तिशाली शासक से मैत्री द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता था। जैसे आप आगे सहायक संधि पढ़ेंगे तो कुछ सहायक संधि टाइप का ही ये जो विचारक था ये था, याद रखिएगा, कि राजाओं की सहायता करना और उसके बाद उन्हीं की शक्ति से अपना साम्राज्य विस्तार करना। अंग्रेजी शक्तियों का दमन, याद रखिएगा, हमेशा वो भारत से अंग्रेजों को निकालना चाहता था और उसने भारतीय सेनाओं को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित कर उसका उपयोग करने की नीति आई। अब डुप्ले की नीतियों का रिजल्टेंट क्या हुआ, यानी कहां तक उन्हें सफलता मिली? तो देख सकते हैं कहां तक सफलता। तो मद्रास पर अधिकार, कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन को पराजित कर उस क्षेत्र पर अपने प्रभाव की स्थापना, विवादों में हस्तक्षेप की नीति के द्वारा हैदराबाद और कर्नाटक पर अपना आधिपत्य,
फिर इसके बाद अपने समर्थित चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का सूबेदार बनाने में सफलता। अब देखिए इस घटना से क्या होगा, इस टाइम तक आप लोग भी इतिहास में पढ़ेंगे, ऐसा लगता था कि यानी ये जो घटनाएं हुई हैं, फ्रांसीसी भाग्य अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया। परंतु सन 1751 ईस्वी से डुप्ले का भाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगा। असफलता के कारण क्या थे? असफलता के कारण क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव की अर्काट की विजय से फ्रांसीसी पतन प्रारंभ हुआ। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव की अर्काट विजय से फ्रांसीसी पतन प्रारंभ हुआ। अपनी पराजय के तथ्य को फ्रांसीसी सरकार से इसने छुपाया, जिसके कारण इसे और भी समस्या हुई। अतः संदेह के आधार पर उसे वापस बुला लिया गया, जो फ्रांसीसी कंपनी के विस्तार के लिए ही अत्यंत घातक सिद्ध हो गया। याद रखिएगा, पतन के कुछ नेचुरल कारण थे, तो आप देख सकते हैं व्यापार की शोचनीय दशा, यानी कि डुप्ले के पतन के क्या कारण थे? व्यापार की शोचनीय दशा, अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा में कमजोर नौसैन्य शक्ति, सैन्य साजो सामान एवं योग्य नेतृत्व की कमी, सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी का स्वरूप जिसके कारण समय पर सहायता नहीं मिल पाती थी, फ्रांसीसी अधिकारियों में एकता का अभाव, जैसे डुप्ले, बुस्सी, काउंट डी लाली आपस में ही झगड़ते रहते थे। यानी कि साम्राज्य स्थापना के लिए जिस एकीकृत अप्रोच की आवश्यकता थी, सभी प्रकार के प्रशासकों में इंटीग्रेटेड अप्रोच की, वो नहीं थी, तो स्वाभाविक समस्या होती। डुप्ले द्वारा मुख्य घटनाक्रम से फ्रांसीसी सरकार को अवगत न कराना, फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुलाना, भारतीय शासकों की मित्रता की नीति का सफल ना होना, अंग्रेजों की बंगाल विजय, यानी वो चाबी ढूंढ ली अंग्रेजों ने बंगाल में, और फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों का समृद्धशाली क्षेत्रों पर आधिपत्य, तो फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों का प्रभुत्वशाली क्षेत्रों पर, याद रखिएगा, आक्रमण। क्लियर है? तो ये आप यहां से, श्वेता गुड इवनिंग बच्चे, सर आपका टेलीग्राम ग्रुप कब स्टार्ट होगा? ठीक है, मैंने चेक नहीं करा बेटा, मैं चेक कराता हूं। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा 1-2 रोज। मेरा थोड़ा यूपीएससी पर इस बीच कंसर्न थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, 2-3 रोज के बाद मैं, इंडिया आई है, इंडिया कराना है, इस वजह से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और मैं एक बार चेक करता हूं, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप। फिर देखिए प्रश्न क्या है, एक और प्रश्न आपके सामने, यानी 3 प्रश्न हमने किए, मतलब आज हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था? बस केवल एक जानकारी के लिए कि जो चाबी डुप्ले दक्षिण में ढूंढ रहा था, उसे क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ लिया, चर्चा कीजिए। ठीक है ना, तो ये चाबी मैंने बना करके बताया आपको कैसे किसी चीज को डिफाइन करना है। दूसरा था डुप्ले, यानी डुप्ले की सफलता असफलता, यानी पर्सनालिटी बेस, अगर कोई क्वेश्चन आए, आप याद रखिएगा पर्सनालिटी बेस और सिस्टम बेस दोनों क्वेश्चन आते हैं। पहली यूनिट 18वीं सदी के मध्य का भारत आपका जो पूरा लगा हुआ है, तो उसमें पर्सनालिटी बेस है, बेस्ड क्वेश्चन है, और घटनाक्रम याद रखिएगा बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो डुप्ले का परिचय आप देख सकते हैं, तो ये हमने पढ़ा था डुप्ले का पूरा, उसकी पॉलिसीज क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था, फिर उन पॉलिसीज का, फिर उसकी पॉलिसीज के रिजल्टेंट, यानी कहां तक सफलता मिली, और फिर वो असफल क्यों हुआ, उसके कारण याद रखिएगा। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करी। अब अगर पानीपत, यानी कि तीसरी महत्वपूर्ण घटना, यानी पहली घटना डुप्ले, स्वाभाविक है, दूसरी घटना बंगाल की विजय रॉबर्ट क्लाइव, और तीसरी है 1761, याद रखिएगा 1761 पानीपत की पराजय मराठों की, जिसने यह निर्धारित कर दिया, याद रखिएगा अंग्रेजों की बिना भागीदारी के ही निर्धारित कर दिया कि आने वाले टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में यहां पर वर्क करने वाली है। तो एक बार आप लोग इस प्रश्न को, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, और उसके साथ एक क्वेश्चन आप यहां से पूछें, अरे मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करें, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से चीजों को हम समझ पाएंगे। एक बार इस पर थोड़ा सा वर्क करिए। तो इतिहास को प्रकंपित करने वाली, इतिहास को प्रकंपित करने वाली लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? क्या कभी आपने इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया? ये यूपीएससी में पूछा और स्टेट में भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। हम लोग फॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यूपी पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा। तो अब अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, इतिहास की प्रकंपित लड़ाई, तो आप सबको पता है पानीपत, क्या आप बताना चाहेंगे कि पानीपत की
कौन कौन सी लड़ाइयां हुई हैं जो प्रकंपित करने वाली रही? चलिए बताइए, मैं आप लोगों का कमेंट देखता हूं, बताएं मुझे कि 3 लड़ाइयां कौन कौन सी हैं, फिर मैं आ गया हूं। समथिंग उमामिमा सुल्ताना, बेटे अब यहां हम लोग केवल पीसीएस पे बातचीत करेंगे। ये चैनल याद रखिएगा, ये पूरा समर्पित है यूपी पीसीएस पे। आईएएस के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर आकर के आप वहां पे बातचीत कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो इतिहास को प्रकंपित करने वाली लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? तो पानीपत की 3 लड़ाई देख सकते हैं। पानीपत की भौगोलिक अवस्थिति, तो यानी मैप में आप सबसे देखिए, यानी भौगोलिक अवस्थिति, और ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी। तो यहां से अगर कोई भी आक्रांता आता है, और ये है दिल्ली, यानी जहां पर मतलब राजधानी है, पहले भी राजधानी रही है, और यहां पर पूरा का पूरा जनसांख्यिकीय बसावट है। तो अब आप बताइए कि क्या दिल्ली के अंदर आके युद्ध होगा या दिल्ली के बाहर ये कोई चौड़ा सा मैदान है, उस मैदान पर होगा जहां पर सेनाएं बेहतर ढंग से नियोजित हो सके, चौरस मैदान हो, याद रखिएगा। और वहां पर सप्लाई चेन, जो भी युद्ध के अस्त्र शस्त्र, खाद्य सामग्री, रसद सामग्री होती है, उन सबको व्यवस्थित किया जा सके। तो स्वाभाविक है यही चौरस मैदान है, तो चौरस मैदान में ही होगा, याद रखिएगा। तो ये रीजन है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले फ्लो चार्ट, किसी स्थल की अवस्थिति का महत्व क्या है? किसी स्थल की अवस्थिति का महत्व, तो पानीपत। तो पानीपत यानी देखिए 1526 में यहां पर पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम, तो इतिहास को प्रकंपित करने वाली, यानी इतिहास को प्रभावित करने वाली। तो क्या हो गया? मुगल वंश की स्थापना। दूसरा क्या हुआ? अकबर और हेमू के बीच, याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। अब ये क्या हुआ? मुगल वंश की पुनः स्थापना होती है, ये भी प्रकंपित था, चूंकि हेमू जीत गया होता तो कुछ इतिहास और होता। 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दावली, मराठों का पतन हो गया। अब आप देख सकते हैं तीनों इतिहास को प्रकंपित, यानी इतिहास में एक विभाजक के रूप में ये रही हैं। क्लियर है? तो अब ये पानीपत में ही क्यों हो रहा है? तो दिल्ली पर अधिकार करना सभी शक्तियों का स्वप्न होता था। क्या होता था? कि दिल्ली पर अधिकार करना है, और ऐसे में जब कोई आक्रमण होता था तो अब दिल्ली, कोई भी शासक, यानी जो दिल्ली में शासन कर रहा है, वो इंतजार तो करेगा नहीं कि आप आइए दिल्ली में तब हम आपको रोकेंगे। तो पानीपत के मैदान में ही, यानी सामरिक दृष्टि से वह मैदान अत्यंत उपयुक्त था, जिसमें उत्तर पश्चिम से ही आक्रांता आते थे, उनको वहां पर रोका जा सकता था, स्वाभाविक है। और उत्तर पश्चिम से इसलिए आते थे और पानीपत को चुन लेते थे क्योंकि इधर से सेना वहां, और उत्तर पश्चिम से चूंकि उन्हें भारत पर आक्रमण करना था। तो आप देखें, दिल्ली पर अधिकार करना सभी शक्तियों का स्वप्न था, याद रखिएगा। और पानीपत का मैदान जो है रणनीतिक दृष्टि से सर्वोत्तम था। पानीपत का मैदान सामरिकी यहां पर बेहतर, यानी रणनीतिक दृष्टि से, फिर सामरिक दृष्टि से, यानी सेनाओं का यहां बेहतर ढंग से नियोजन हो सकता था। यानी सेना, जैसे पैदल सेना, जैसे अश्व सेना, जैसे रथ सेना, या जैसे हस्ती सेना, तो इन सब का बेहतर ढंग से यहां पे मैनेजमेंट हो सकता था। इसके अलावा संभार की, यानी ये ऐसा स्थल था कि जो सेना की या सप्लाई लाइन होती है, जैसे रसद, सैन्य साजो सामान, ये सब यहां पर बेहतर ढंग से, यानी पानीपत में बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता था, प्रबंधित किया जा सकता था। तो स्वाभाविक है, यानी ये रीजन थे जिसके कारण से, याद रखिएगा, क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मतलब पानीपत में ही सभी युद्ध लड़े गए। संक्षेप में आप इसको देख सकते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा, यानी व्यक्तित्व पर आधारित प्रश्न। व्यक्तित्व पर आधारित प्रश्न वो तो घटनाओं पर था, डुप्ले पे एक हमने किया। तो आप देखिए आपका सिलेबस क्या है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, पर्सनालिटी। तो इसका मतलब पर्सनालिटी पर भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तब जैसे देखिए रॉबर्ट क्लाइव को अगर संस्थापक कहा जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था,
अगर आपसे कोई ये प्रश्न बना ले कि रॉबर्ट क्लाइव क्या था, संस्थापक था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आप कैसे करेंगे, एक बार आप विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सत्ता में संस्थापक था, याद रखिएगा। अगर ये करना है आपको तो आप किस प्रकार से करेंगे, आप विचार करिए। तो रॉबर्ट क्लाइव संस्थापक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए अंग्रेज अन्य सभी लोगों की अपेक्षा क्लाइव के ही अधिक ऋणी है। उत्साही भी था, साहसी भी था, कभी न थकने वाला व्यक्ति था। संस्थापक कैसे, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अर्काट की विजय, जिससे कर्नाटक में उसने फ्रांसीसियों को समाप्त किया। प्लासी की विजय, प्लासी की विजय के द्वारा बंगाल में एक मजबूत आर्थिक आधार बनाया। कंपनी को अभी तक, यानी प्लासी की विजय के पहले तक क्या करना पड़ता था, यानी इंग्लैंड से जो बुलियन होता है, स्वर्ण होता है, उसको लाना पड़ता था और भारत में उसको दे करके, बेच करके क्या करना पड़ता था, भारत से जो व्यापार योग्य सामान होता था उसको खरीदना पड़ता था और फिर बेचना पड़ता था। लेकिन 1757 के बाद ही वह बुलियन लाने की आवश्यकता समाप्त हो गई। यहां के राजस्व से ही उन्होंने यहां के सामान को खरीदना और उसे बेचना शुरू किया। इसका मतलब क्या किया कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बेस तैयार कर दिया। शाह आलम से इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के पश्चात, अब आप बताने की आवश्यकता नहीं है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब की दीवानी प्राप्त कर ली, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। संस्थापक था ये इस हिसाब से। लॉर्ड कर्जन का कथन क्या था, क्लाइव अंग्रेज जाति में, यानी अब देखिए आपने पहले फैक्ट बताया, फैक्ट के बाद लॉर्ड कर्जन एक बड़ा प्रशासक था, उसकी बातों से यानी आप पुष्ट कर रहे हैं, यानी कॉपी में आपको पुष्ट करना होता है, आपको एग्जाम्पल करना होता है। तो लॉर्ड कर्जन का कथन, क्लाइव अंग्रेज जाति में महान आत्मा वाला व्यक्ति था। वह उन शक्तियों में से था जो मानव जाति के भाग्य निर्माण के लिए, मानव जाति के भाग्य निर्माण के लिए, यानी उसके योगदान को वो लोग भी स्वीकार करते हैं। अब आप देखें उसके राजनीतिक कार्य क्या क्या थे। तो राजनीतिक कार्यों में याद रखिएगा, यानी भारतीय शासकों से संबंध इस प्रकार से बनाना कि जिससे ब्रिटिशर्स का हित हो, याद रखिएगा। जैसे बक्सर विजय के बाद दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने का समयानुकूल निर्णय लेना, अवध के नवाब के साथ एक प्रकार की बफर स्टेट वाली संधि कर लेना, यानी सहायक संधि जो बिजली लेके आते हैं, कुछ वैसी ही संधि 1765 में। अब से अवध मराठों और कंपनी के बीच एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित हो गया। इससे क्लाइव की बुद्धिमत्ता और उच्च कोटि की दूरदर्शिता का पता चलता है कि बफर स्टेट हो गया। इसका मतलब क्या है, मध्य का राज्य। अब अगर मराठे ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला करते तो सबसे पहले अवध पर करते, अवध पर करते तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती कि आप बफर स्टेट पे आ रहे हैं, हमारा संरक्षित राज्य है और हम आपको रोकेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने कहीं न कहीं अवध के माध्यम से मराठों से अपने आप को सेफ कर लिया। शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि से कंपनी को मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय शक्तियों के मध्य एक बड़ी बढ़त प्राप्त हुई, चूंकि शाह आलम प्रतीकात्मक रूप से ही सही उस समय भारत का क्या था, यानी मुगल शासक के रूप में, प्रतीक रूप में ही सही, पर वही उत्तराधिकारी था तो माना जाता था। फिर देखिए उसने राजनीतिक कार्य के बाद प्रशासनिक सुधार किया। तो सबसे पहले कंपनी में जो भ्रष्टाचार था उस पर नियंत्रण स्थापित किया। जैसे कर्मचारियों से उसने एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराया और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी को रोकने का प्रयास किया। तो ये एक अच्छी पहल थी। फिर इसके बाद कंपनी के लगभग सभी कर्मचारी जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे, याद उसको उसने मतलब जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिर क्या किया कि सबके वेतन बढ़ा दिए, यानी वेतन बढ़ गया तो करप्शन का इश्यू थोड़ा सा कम पड़ा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक व्यापारिक संघ की स्थापना कर दी। क्या कर दी, व्यापारिक संघ की स्थापना करती और इससे नमक व तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार था और इससे प्राप्त लाभ का बंटवारा सभी कर्मचारियों में कर दिया जाता था, यानी नमक और तंबाकू। इसने कहा कि भाई सामूहिक रूप से सब व्यापार करो और लाभ लो। आवश्यकता इस बात की है कि आप भ्रष्टाचार से दूर रहो। फिर देखिए सैन्य नीति, उसकी मिलिट्री पॉलिसी थी। सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद, यानी कि उनको डबल भत्ता मिलता था, जिससे कंपनी पर राजस्व का दबाव कम हुआ। इस कार्य के द्वारा कंपनी के राजकोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को नियंत्रित किया। फिर देखिए आर्थिक नीति, उसने द्वैध शासन लगाया। आप देख सकते हैं सिस्टम, सबसे पहले राजनीतिक, फिर प्रशासनिक, फिर सैन्य और फिर आर्थिक, याद रखिएगा।
तो दीवानी और फौजदारी दोनों का कार्य कंपनी अकेले समुचित ढंग से नहीं कर सकती थी। ऐसे में द्वैध शासन सेवा अतिरिक्त कार्यभार से बच गई और उसका बंगाल पर पूरा पूरा अधिकार भी बना रहा। आपको अच्छे से पता बताने की आवश्यकता नहीं। द्वैध शासन यानी दीवानी का राइट उन्होंने खुद ले लिया और ठीक है, दीवानी का आधार उन्होंने खुद, दीवानी का अधिकार उन्होंने खुद ले लिया। क्लियर है। और उसके पश्चात जो निजामत था, सामान्य प्रशासन, वो बंगाल के नवाब को सौंप दिया। इससे जनता के कोप भाजन से भी बच गए और रेवेन्यू पर और अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य प्रशासन पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया और इनको अथाह धन प्राप्त हुआ। और इसी धन के आधार पर उन्होंने भारत में एक मजबूत शासन की स्थापना करी। और यह कहा जा सकता है इन सब उदाहरणों के आधार पर, क्या कहा जा सकता है, इन सब उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आप ध्यान कर सकते हैं, यानी रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। तो ये कुछ इश्यूज थे जिस पर हम लोगों ने बातचीत की। धीरे धीरे अब ऐसे ही क्लासेस बढ़ती रहेंगी, करते रहेंगे हम लोग, और उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आप लोगों के मतलब आप लोगों के लिए अच्छा काम और होगा। अभी शुरुआत है, आप लोगों के सपोर्ट की भी आवश्यकता है धीरे धीरे। इसके अलावा आप 9818-727-926 पर कॉल करके और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी मंडे, अब कल तो क्लास होगी नहीं, संडे मंडे मिलते हैं और कुछ नई सोच, कुछ नई क्लास के साथ। याद रखिएगा ये तो चलता ही रहेगा और क्रैश कोर्स में छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश करते हैं और आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और करंट अफेयर से बहुत अपडेट रहिए। और हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ के लिए भी अलग से पूरा करंट अफेयर्स। होली के बाद पूरी टीम आपको दिखाई देगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप लोग खूब मेहनत करें और लगे रहें। यूपीपीसीएस 2020 आप निकालें, जिसका प्री और मेंस अभी बचा हुआ है। 2019 मुख्य परीक्षा में भी आप अच्छा करें और लगे रहें, यानी लगे रहना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे मेहनत और बढ़ेगी और बढ़ाएंगे, इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस एवरीवन।